नमस्कार गम्मागडी नेशनल न्यूज़ भारत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। आज बात करेंगे जुडिशरी के बारे में, लॉ के बारे में, वकालत के बारे में। मूवी में आपने बहुत बार देखा होगा जुडिशरी, वकालत, वकील कैसे गवर्न करते हैं, लेकिन इन रियलिटी एक वकील की लाइफ कैसे होती है, एक एडवोकेट की जर्नी कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है, इस बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब करेंगे आज हम। और स्टूडियो में जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एडवोकेट तनिषा विजयवर्गीय जी आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? हमारी ऑडियंस हमारी ऑडियंस थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहती है। आप कहाँ वकालत करती हैं? क्या काम करती हैं? बहुत सारी ऑडियंस के बारे में ये सवाल थे। ओके सर, मेरा नाम तनिषा रिजवर्गीय है। मैं भिलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो एलएलबी कंप्लीट हुई है वो मैंने उदयपुर एमएलएसयू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है। देन मैं बताना चाहती हूँ, मैंने 5 ईयर जुडिशरी में प्रैक्टिस करी है। देन मैं अभी जयपुर में रह रही हूँ और यहाँ मैं जज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर हर व्यक्ति को ये राइट है कि वो थोड़ा-सा अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहे। और रही मेरी बात, तो मुझे एडवोकेसी में बहुत ही इंटरेस्ट है, जस्ट बिकॉज़ मुझे न्यू-न्यू एनालाइसिस करना बहुत पसंद है। और यही हमारा मेन मैम मकसद भी था पॉडकास्ट का कि कहीं न कहीं हमने अगर आपको बुलाया है तो इसी वजह से, क्योंकि देश के लोगों को नहीं पता संविधान क्या कहता है, सीपीसी, सीआरपीसी ये क्या-क्या कहती हैं। तो कहीं न कहीं आज हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने का कि बेसिक जो हमारी दिन की रोज़मर्रा की दिक्कतें होती हैं, उनको कैसे हम सॉल्व किया जा सकें, ताकि आप आसान सी लैंग्वेज में, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसको समझा पाएँ। जी मैम, तनिषा मैम, मेरा सवाल ये है कि जिस ज़माने में लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस ज़माने में वकालत करना है। सर, मेरा मोटिव ये है कि जहाँ इनजस्टिस हुआ है, वहाँ जस्टिस मिले। मैं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए मैं सिर्फ़ इतना सा मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इंजीनियर से सॉल्व नहीं होगी। वो ऑब्वियसली आपको जस्टिस चाहिए तो आपको एडवोकेट के पास जाना ही पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक अपने बारे में जाने कि हमें क्या-क्या राइट्स है, जिसके लिए उनको कहीं पर भी इनजस्टिस ना होना पड़े, इनफेयर उनका रिज़ल्ट ना रहे, उनका फेयर रिज़ल्ट रहे। इस वजह से मैंने इस फील्ड को चुना है कि एडवोकेट कोई एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। एडवोकेट में आपको नाम मिलता है, रैको मिलती है, देन आपको कोई भी आपके राइट्स के अगेंस्ट नहीं कर सकता है। तनिषा मैम, बहुत पर्सनल सा मेरा सवाल है। आपने जो काले कलर का ये कोट पहना है, इससे हम क्यों डरते हैं? हमें क्यों डर लगता है आपके काले कोट से? इज़ नहीं इट सर, ऐसा नहीं है। काले कोट से मुझे नहीं लगता कि किसी को डरना चाहिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए ही होता है। लोगों को लगता है कि वकील लूट-मार करते, वकील ये करते, वकील वो करते, बट एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं है। वकील जो है वो आपके राइट्स के लिए ही लड़ते हैं, अदरवाइज़ उनको कोई शौक नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ़ में जाके इन्वॉल्व हो या उनको उनके राइट्स दिलाए। आपको डरना नहीं चाहिए। आपको अपनी अवेयरनेस के लिए मेरा मानना ये है कि एक काले कोट वाले से दोस्ती होना ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि अगर आप उसके साथ दोस्ती रखेंगे तो आप समझ पाएँगे ये कि आगे लाइफ में कैसे मूव ऑन करना, आपकी जो प्रॉब्लम्स आती है, आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपने एडवोकेट साथी से पूछ सकते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूँ? अदरवाइज़ एक नॉर्मल पर्सन को सारा नॉलेज होगा, बट जो लीगली जो कानून का ज्ञान होता है, वो तो आपको एडवोकेट ही दे सकता है ना। तो इस वजह से मेरा मानना ये है कि काले कोट को डरना तो नहीं चाहिए काले कोट से। आप जब से भी वकालत में हैं, तब से आपने क्या-क्या बदलाव देखे इस फ़ील्ड में, और आप आने वाले वक़्त में क्या-क्या बदलाव देख पा रहे हैं? सर, जैसे मुझे इस फील्ड में अप्रोक्सिमेटली 5 टू 6 इयर्स हो गए हैं। बहुत से चेंजेस आए हैं, बहुत से चेंजेस आएँगे। कुछ जो चेंजेस होते हैं उसमें कुछ चेंजेस के अपन साथ होते हैं, कुछ के अपन अगेंस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से हो। जैसे एडवोकेसी फील्ड में अभी नए कानून ऐड हुए हैं, तो बहुत से लोग इस कानून के अगेंस्ट भी है कि ये लॉज़ क्यों आए हैं, और अभी बहुत से लोग इसके फ़ेवर में भी है कि नहीं, इनका आना अच्छा है। और मेरा मानना ये है कि इन कानून का आना भी अच्छा है, क्योंकि अब तक हम जो लॉज फॉलो कर रहे थे, वो लॉ फॉरेन कंट्री के अकॉर्डिंग फॉरेनर्स लॉ था। कोले तो उस वाले लॉ को चेंज करने के लिए मेरा मानना ये कि हमको हमारा इंडियन लॉ जो बना है, उस इंडियन लॉ पे कॉन्सेप्ट करना चाहिए, और ये बेटर भी है। आजकल हम न्यूज़ में देखते हैं कि जो केसेज़ हैं, वो महिलाएँ कर रही हैं और वो रॉन्ग केसेज़ होता है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आजकल महिलाएं बहुत ज़्यादा इल्लीगल तरीके से, मतलब यूँ मानो तो वो कानून का फ़ायदा उठा रही है।
और जो मेरा मानना गलत है कि नहीं, कानून का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सबका कहना ऐसा है कि कानून महिलाओं के लिए बना है, पुरुषों के लिए नहीं बना है, लेकिन ये एग्ज़ैक्टली गलत है। कानून दोनों के लिए बना है। अगर कोई वाइफ़ अपने हस्बैंड के विरुद्ध जाके, वो उसके अगेंस्ट जाके कोई केस फाइल कर सकती है, तो हस्बैंड को भी राइट है कि वो अपने वाइफ के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, अगर वो ह्यूमिलेटाइज हो रहा है तो। अगर उसको वो परेशान कर रही है तो वो भी दरवाजा खटखटा सकता है, वो जा सकता आज का मर्द इतना बेचारा हुआ कैसे? क्या कानून में प्रावधान ऐसे हैं कि वो सिर्फ महिलाओं के समर्थन में हैं? नहीं सर, बात ऐसी एक्चुअल में आज का कानून लाचार इसलिए हो गया क्योंकि उसको पुरुष को कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ लॉ जो बना है वो वुमेन्स के लिए बना, क्योंकि किसी ने इस चीज़ से अवेयर ही नहीं किया है कि जो लॉ बना हुआ है वो इक्वालिटी में बना हुआ है। जितना आप वुमेन के लिए है वो उतना ही मेल के लिए भी। तो मेरा मानना ये है कि पुरुष को, मेल को अपने जो राइट्स है वो जानने का पूरा राइट है, ताकि वो उसको बेचारा बनने की ज़रूरत ना। तनीषा मैम, मेरा अगला सवाल यही है कि सिविल केसेस क्या होते हैं और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं? हमें अगर आमतौर पे किसी को नहीं पता इस बारे में तो कैसे पता? जी सर, मैं बता देती हूँ। सिविल केसेस जो होते हैं वो एक्चुअली मनी रिकवरी के होते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं, लोन से रिलेटेड होते हैं, गाँव में लोग केसीसी पे पेमेंट लेते हैं वो होता है, फैमिली कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे मेंटेनेंस हो गया, चाइल्ड कस्टडी हो गई, एडॉप्शन हो गया। ये सारे केसेस जो आते हैं वो सिविल में आते हैं। और जो आपके आते हैं प्रीमिलियस, उसमें आता है आपका चोरी हो गया, डकैती हो गया, मर्डर हो गया, या जिसमें आपने किसी को फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया हो, सो असॉल्ट कर दिया हो, मेंटली हरेस करा हो, परेशान किया हो, किसी को आपने धमकी दी है, क्या? ये चीज़ सारी आती क्रिमिनल। क्रिमिनल। अब हम बात करेंगे मकान से रिलेटेड जो सिविल केसेस होते हैं, वो किस तरीके से होता है? क्या प्रोसीजर होता है? सर, मकान से रिलेटेड जैसे होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सी बार मकान में जैसे किसी का पोजीशन नहीं मिलना होता है, किसी ने अपना मकान सेल कर दिया है लेकिन सामने वाला उसको पैसा नहीं दे रहा है, या फिर मकान का पूरा पैसा आ गया लेकिन वो रजिस्ट्री कन्वर्ट नहीं करवा रहा है। तो इस कंडीशन में भी पब्लिक अपने कानून का जो भी अपना लॉ है उसका यूज़ कर सकती है, सिविल केस फाइल कर सकती है। आपने अब मानती हैं कि मकान से रिलेटेड जो केसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं आज फिलहाल में? सर, सारे केसेस वैसे माना जाए तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सिविल के भी ज़्यादा आ रहे हैं, क्रिमिनल के तो और ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है ना कि स्कैम्स इतने होने लग गए, लोगों का माइंड इतना चलने लग गया है कि उनको ये पता है कि हमें सामने वाले के साथ फ्रॉड कैसे करना है उनको। और सबसे बड़ी चीज़, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में मिल जाता है। लेकिन लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। मेरा मानना है कि उस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉज़ी अगर आपके लिए बनी है तो आप उसका यूज़फुल करें, लेकिन तरीके से करें, मिसयूज़ ना करें। एग्ज़ैक्टली। अगला सवाल हमारी ऑडियंस में से जनता में से एक आदमी ने पूछा है कि उनका जो किराएदार है, वो उनको परेशान कर रहा है। उसको किस तरीके से चीज़ें आगे करनी चाहिए? मकान मालिक क्या कर सकता है? इस चीज़ में क्या उपाय है मकान मालिक के पास? ठीक है, इस चीज़ में मैं बताना चाहूँगी कि मकान मालिक के पास ये ऑप्शन है कि उसने सबसे पहले जब किराया दिया होगा तो उसके पास रेंट एग्रीमेंट होगा। तो उस रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे वो या सबसे पहले तो वो अपने साथ किराएदार के साथ बैठे, उससे पोलाइटली बात करे, उसे समझाने की कोशिश करे कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, तुम भी फैमिली हो, हम भी फैमिली वाले, आपस में बैठ के सॉल्यूशन निकालें। अगर नहीं होता है, तो वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे रेंट एग्रीमेंट हो गया, रेंट एग्रीमेंट के साथ उसने जो प्रूफ्स लगाए, आईडी प्रूफ्स वगैरह जो भी है, लाइट बिल वगैरह, वो सारा वहाँ इंक्लूड कराए। प्लस वो जो भी जैसे फ़ोन पर धमकी दे रहा है या सामने से परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, लोगों ने देखा है, तो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। क्या कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि मकान मालिक के किराएदार को परेशान करते हैं? जी, बिल्कुल, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मकान मालिक भी किराएदार को अति परेशान कर देते हैं, जैसे कि हर थोड़े टाइम में रेंट बढ़ा देते हैं, ठीक है? और बिजली का जो बिल होता है, तो वो भी जैसे कि एक मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट फिक्स होता है, वो उसको भी बढ़ा के लेते, कितनी बार लाइट पानी बंद कर देते हैं, कितनी बार उनको परेशान करते हैं। तो ऐसे में किराएदार भी एक्शन ले सकता है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट तो किराएदार भी करवाता है, तो वो भी किराएदार भी लाइट बिल एग्रीमेंट एविडेंस जो भी कि वो लाइट पानी बंद कर रहे हैं, वो सब पेश करके वो कोर्ट में केस दायर कर ठीक है। सकता है। तनीषा मैम, अगर हमें बचना इस चीज़ से, किराएदार का इशू हो गया, मकान मालिक का इशू हो गया, हमें किन चीज़ों का बेसिक बेयर मिनिमम ध्यान रखना चाहिए ताकि इशू ये ना आए?
सर बेसिकली तो क्या है कि किसी के माइंड की स्ट्रेटेजी अपन नहीं पढ़ सकते, ठीक है? किसी के थॉट्स होते कि नहीं मुझे इसे परेशान ही करना चाहिए, कितना ही अच्छा अपने साथ रह ले, तो वो परेशान करेगा ही करेगा। तो अपने को बेसिकली यही है कि अपने को इन फ्यूचर ऐसी कोई कंडीशन आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आती है तो हमको उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पास प्रिपेयर रखने चाहिए, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो हम उस चीज में डिस्कस कर सके और सिविल सूट फाइल कर सके। एग्जैक्टली होता है। क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि सिविल से भी ये केस क्रिमिनल बनता चला गया हो? हाँ, बहुत सी बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल तब बन वैसे सिविल केस क्रिमिनल में आते नहीं हैं, बट इसका रीज़न ये होता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स का अगर आप उल्लंघन करते हो, जैसे कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, रिकवरी के लिए कुछ दिया है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो, तो ऐसी कंडीशन में वो क्रिमिनल में आ जाता है। क्योंकि फिर उसमें आपको पुलिस आती है, अरेस्ट करती है, या जो भी आगे की प्रोसेसिंग होती है अकॉर्डिंग टू केस, वो उस अकॉर्डिंग बिहाफ पे चलता है। ठीक है। और क्रिमिनल वैसे बनता नहीं है, लेकिन अगर जो भी है उसके बीच में मर्डर वगैरह, मानहानि वगैरह ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग जरूर हो ओके। सकता है। तनिषा मैम, किसानों से रिगार्डिंग भी ज़मीन के लेके बहुत सारे विवाद चलते हैं। आपने भी बहुत सारे ऐसे केस सुलझाए भी होंगे। तो किस तरीके के इनके विवाद रहते हैं और किस तरीके से बचना चाहिए? सर जैसे कि किसानों को भी पेमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो केसीसी लेते हैं, लेकिन होता है ऐसा कि किसी ईयर ऐसा होता है कि बारिश ज्यादा कम कैसे जो भी होती है उसमें उनको पेमेंट इशू आ जाता है, तो वो पेमेंट कर नहीं पाते हैं। और ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जो रिकवरी वाले होते हैं वो उन्हें वैसे ही परेशान करते। तो इसमें मेरा यही कहना है कि आप परेशान नहीं होना चाहिए। जो रिकवरी वाले आ रहे हैं, अगर वो आपको धमकाते हैं या आपके राइट्स का हनन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप डायरेक्ट पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी भी रिकवरी एजेंट को पोलाइटली बात करने का राइट है, लेकिन आपको परेशान करने का, धमकी देने का या आपको मेंटली हरेस करने का, आपके साथ मारपीट करने का या जबरदस्ती करना किसी भी रिकवरी एजेंट का राइट नहीं होता है। और बहुत-बहुत तरीके से मैम ने ये चीज़ को समझाया भी है कि रिकवरी करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी जान-हानि को नुकसान पहुँचा सकता है। आपके जान, माल, धन किसी भी चीज़ को उसको हानि पहुँचाने का कोई राइट नहीं होता। बिल्कुल। मैम, आपने ब्याज से रिगार्डिंग भी बात करी, इंटरेस्ट के बारे में आप बात करिए, पैसे ले लेता है लोग अक्सर और इंटरेस्ट को लेके इश्यू आ जाता है। इस तरीके से अगर हमें बचना है या लेट्स सपोज़ अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? सर एक्चुअल में देखो, जिसने पैसा लिया है वो पैसा तो उनको देना ही पड़ेगा। ये तो कहीं का भी, ये तो कोर्ट भी कहती कि आपने पैसा लिया है तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन इल्लीगल तरीके से अगर वो आपसे पैसों की रिकवरी करता है, तो इसमें आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, इसमें आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि जो आपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका चेक दे रखा होता है, आपने अपने स्टाम्प पे जो भी लिखा होता है कि मैं इतना % ब्याज दूंगा, या जो भी होता है, बहुत से लोग 10% पे लेते हैं, बहुत से 20% पे भी लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने लिखा लिखा रखा है, स्टाम्प पे राइट डाउन कर रखा है, तो उसमें कोर्ट भी यही कहेगी कि हम आपका बेसिकली जो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, उसका जो बेसिक इंटरेस्ट होता है, जैसे 2% 3%, वो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 10% लिख रखा और टाइम पीरियड ज्यादा हो गया, तो कोर्ट उसको कन्विक्ट करके कम कर सकती है, लेकिन आपको देना तो पड़ेगा। पर इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रिकवरी वाले जो पेमेंट, जिसने आपको पेमेंट दिया है, वो आके आपको धमका रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी आप कानून की हेल्प ले सकते हैं, पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तनिषा मैम, आजकल साइबर क्राइम भी मार्केट में बूम पर है। हमने बहुत सारे केसेज़ सुने हैं, हर स्टेट की अगर हम बात करें तो कोई ना कोई स्टेट हर बार टॉप करता रहता है, हम इसमें साइबर क्राइम टॉप करा। किस तरीके से बचा जा सकता है साइबर क्राइम की चीज़ों को लेकर? तो साइबर क्राइम में आजकल के जो फ्रॉड्स चल रहे हैं वो बेसिकली अकाउंट को लेके ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ी-सी लालच के चक्कर में आके आप अपना अकाउंट ऐसे किसी पर्सन को मत दे दीजिए कि जिससे कि आपको ज़िंदगी भर के लिए परेशान होना पड़े। और मैं यही चाहती हूँ कि साइबर क्राइम से अलर्ट रहने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उन सबको सेफ जोन में रखने होंगे। किसी को अपनी प्राइवेसी, ओटीपी ये वाली चीजें किसी को भी ना बताए कि जिससे आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम हो जाए। क्या सिविल सूट के मामले में पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है? नहीं सर, ये एग्जैक्टली रॉन्ग है, क्योंकि सिविल सूट के अंदर बेसिकली रिकवरी होती है, पेमेंट की रिकवरी होती है। उसमें किसी को राइट नहीं है, क्योंकि ये सिविल सूट होता है। अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो वो कोर्ट से
कोर्ट से अगर ऑर्डर आता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती। अदरवाइज सिविल सूट के अंदर कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिसमें कि आपको अरेस्ट किया जाए। सिर्फ उसी बेसिस पे हो सकता है जब कोर्ट से कोई ऑर्डर मिला है और आप उस ऑर्डर को इग्नोर करे जा रहे हो, तो पुलिस उस कंडीशन में विक्टिम को अरेस्ट कर सकती है। सिविल सूट से बचने के कोई उपाय हैं? किस तरी सिविल सूट से बचने के तो सर कैसे उपाय हो सकते, क्योंकि सूट तो फाइल हो गई। अगर आपने किसी को परेशान किया, आपने किसी से पेमेंट लिया है, तो वो सामने वाला उसकी रिकवरी के लिए करेगा। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप किसी को हार्म ना करें, किसी के साथ आपका ऐसा कुछ लेन-देन ना हो जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम हो और सामने वाले को भी प्रॉब्लम हो। मैम, अब हम बात करेंगे ओवरऑल आपके करने के बाद। व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? क्या-क्या आप देख रही हैं? क्या-क्या चीज़ें किस तरीके से आपने जजशिप की बात करी, आप तैयारी कर जी सर, मैं आरजीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा गोल है कि मुझे जज बनना है, जस्ट बिकॉज़ मुझे जज इसलिए नहीं बनना है कि इसमें मोटा पैसा मिलेगा या तनख्वाह मिलेगी, ऐसा कुछ। मुझे जज इसलिए बनना है क्योंकि मैं एक बहुत स्मॉल टाउन से बिलॉन्ग करती हूँ, और जो क्रेशेज़, जो क्राइटेरियाज़, जो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है, हालाँकि मेरी फैमिली बहुत फ्रैंक है, बहुत अच्छी फैमिली है, मुझे हर जगह सपोर्ट भी करती है। लेकिन मेरा ये है कि बस मुझे एक ऐसी पोजीशन चाहिए जिसमें कि मेरे पापा मुझे गर्व से कह सके कि हाँ, ये मेरी बेटी है। हुँ। आप क्या-क्या डिफरेंस देख पा रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो भी वकालत में रहे हैं? आप चाहे डिजिटाइज़ेशन की बात करें, सरकार बदली है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं। किस तरीके के चेंजेस हैं? समाज बदलता है, हर रोज़ समाज बदलता है। किस तरीके के चेंजेस आए हैं? किस तरीके के केसेज़ में आप देख पा रही हैं कि बढ़ोतरी हुई है? सर बेसिकली हर केसेस में कुछ ना कुछ मिसकंडक्ट होता है। हर केसेस में कुछ नया देखने को भी मिलता है, तो हर केसेस में यूँ भी लगता है कि अपनी जो जनरेशन है वो बहुत पीछे भी जा रही है। जस्ट बिकॉज़ मैं ये नहीं कहती कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया के अराउंडिंग हो रही है, उसी के सराउंडिंग हो रही है, और मैं ये भी नहीं कहती कि कुछ चीज़ें उसके सराउंडिंग नहीं हो रही। बेसिकली टेक्नोलॉजी के बिहाफ़ पे मैं अगर बात करूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि टेक्नोलॉजी को देख के मतलब लोग इसका इतना मिसयूज करने लगे कि आए दिन तो मतलब क्राइम्स बढ़ ही रही है, और उसके अलावा भी फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं, तो उसमें केसेस में भी बढ़ोतरी हो रही है। जी, जहाँ सरकार ये चाहती है कि हमारी केसेस कम हो, सब कुछ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि कम हो पाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि पब्लिक को अपने राइट्स का पूरा ध्यान होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे वो अवेयर रहे और कोर्ट में पुलिस के इनके उनको चक्कर ना लगाने पड़े। एग्ज़ैक्टली। अब हम बात करेंगे ओवरऑल जुडिशरी के बारे में। मैम, व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लॉयर एंड अ जज? आपके हिसाब से क्या एक डिफरेंस है, एक जज में और लॉयर में? सर जज में और लॉयर में क्या डिफरेंस है? ये जज में लॉयर में मेरा ये मानना है कि जज आपको न्याय के लिए प्रेरित करते हैं, और वकील जो होते हैं वो आपके न्याय के लिए लड़ते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वकील जो होता है वो पब्लिक के न्याय के लिए लड़ता है कि उसको कैसे ना कैसे जस्टिस मिले, और मेरा मेरा कहना ये है कि एक जज का ये निर्णय होना चाहिए कि वो अगर जजमेंट भी दे अपनी स्किल्स पे, तो किसी भी प्रकार से मतलब किसी भी व्यक्ति का जो इनोसेंट है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। और यही हमारा संविधान लेके बिल्कुल सर। तनिषा मैम, बात होती है रूल ऑफ लॉ की। क्या है रूल ऑफ लॉ आपके लिए? सर रूल ऑफ लॉ मेरे लिए ये मेजर रखता है, मायने रखता है कि मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को लॉ की फील्ड में एटलीस्ट इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को एक बहुत लीगल तरीके से जी सके, ताकि कोई भी उसका फायदा ना उठा सके। अब मेरी लाइफ की अगर बात करें तो मुझे लॉ रूल्स पढ़ना भी बहुत पसंद है और मुझे उसे फॉलो करना भी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं ना, तो कोई आपको कभी डंप करने की कोशिश करता है, तो कभी कोई आपको खींचने की कोशिश करता है, और अगर लड़की है तो अच्छा लड़की ये है, लड़की वो है, मतलब आपके कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो लॉ ऑफ रूल्स है ना वो सबकी लाइफ में होना चाहिए। अगर एक लड़की घर से बाहर निकल रही है तो लड़का भी बाहर निकल रहा है। तो अगर लड़की के ऊपर इतने एलिगेशंस होते हैं, लड़के के ऊपर नहीं होते, ऐसा क्यों? तो मेरा मानना है कि ये लॉ ऑफ रूल्स एक लड़की की लाइफ पर भी होने चाहिए, ताकि उसे पता चले कि हम जिसको एलिगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लड़की को ही एलिगेट कर रहे हैं। बहुत सी बार बहुत सी लड़कियां होती जो लड़कों को भी एलिगेशन लगा देती है।
तो उस चीज़ में मेरा मानना है कि उनको ये लगना चाहिए कि हम हमारी लाइफ में ऐसे रूल्स फॉलो करें जो किसी को हार्म ना करे। आपने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो एंटीसिपेटरी बेल देते हुए हमें ऐसे क्यों लगता है कि फ़ेवर अमीरों को किया जा रहा है? क्योंकि सर बहुत सी जगह क्या है ना कि पुलिस करप्ट हो जाती है। मेरा मानना यही कि पुलिस ही नहीं, बहुत सी बार ऐसी गवर्नमेंट रेपुटेशन वाले भी होते हैं जो करप्ट हो जाते हैं। तो अमीरों को फेवर इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो मोटा पैसा फेंकते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता उनको मुझे नहीं लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत भी पड़ती, क्योंकि वो लोग इलीगल काम करते ही नहीं है, और इलीगल काम जो करता है उन्हीं को एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं समाज में जो एक वर्ड फेमस हो गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पहले भी था, जी पीएन भगवती जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने शुरुआत करी और आगे चीज़ें कही। लेकिन आज ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कुछ नहीं हो गया, सिर्फ एक फैंसी एक बंदा होता है, वो बार-बार पीआईएल दाखिल कर देता है। कुछ है भी पीआईएल में? सर बिल्कुल है पीआई। पीआई का मेरा मानना है कि ये जब लगानी चाहिए जब आपकी ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा हो, जिससे कि आपको लॉस हो रहा हो, आपके साथ-साथ हज़ारों या लाखों की पब्लिक थी, जिनको लॉस हो रहा हो, तो आप उस चीज़ का यूज़ करिए। जैसे आपको कोई डम डेटा चाहिए जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार मेरे साथ-साथ पब्लिक का भी लॉस हो रहा है। आप अपने पर्सनल व्यू की वजह से आप वो नहीं लगा सकते कि नहीं मेरा पर्सनल रीज़न है तो मैं पीआई लगा देखा। ये गलत है, लेकिन आपके पीछे अगर लाखों लोगों का इंटरेस्ट है, तो मेरा मानना है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तनीषा मैम, कोर्ट में बैकलॉग्स बहुत हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। आपको लगता है कोई सॉल्यूशन निकलेगा या ये लाखों करोड़ों में ऐसे ही उतरेंगे? नहीं, नहीं सर, जिस तरीके से हमारी सरकार वर्क कर रही है ना, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी प्रोसीडिंग होगी, बहुत जल्दी केसेस का बर्डन भी कम होगा, लेकिन जितना कम होगा उतना ही वापस न्यू केसेस लॉन्च हो जाते हैं, वो और बढ़ जाते हैं। जस्ट रीज़न ये है कि क्राइम्स इतना बढ़ गया है, लोगों का दिमाग इतना चलने लग गया है कि मैं क्या बताऊँ, अगर कोर्ट में 10 केस आज बंद होते हैं ना, तो कल को 20 केस और दर्ज हो जाते हैं। तो जो पुराने केसेस है उनका मैं कह सकती हूँ कि वर्किंग हो रही है, बट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग केस और भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। आप मानते हैं कि जुडिशरी में करप्शन है? सर अभी तक तो मेरे सामने ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है करप्शन हर जगह है, जुडिशरी में नहीं है, हर जगह है। जैसे एक मैं नॉर्मल सी बात करूँ तो स्टूडेंट क्राइटेरिया ही देख लेते हैं। अगर स्टूडेंट अगर पढ़ाई करता है, कोई स्टूडेंट 100 में से 80 मार्क्स लाता है और कोई स्टूडेंट 45% मार्क्स लेके आता है, लेकिन जस्ट बिकॉज करप्शन की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से जो इंसान 45 मार्क्स लेके आ रहा है वो जज की पोस्ट पर बैठा है, और जो 80% मार्क्स ले रहा है वो भी एडवोकेसी ही कर रहा है। तो मेरा मानना है कि करप्शन एंड रिजर्वेशन तो ऑल फील्ड में है, जुडिशरी की क्या बात करें, सारे फील्ड में है ये ठीक। चीज़ तो। आप मानते हैं कि जजेस जो होते हैं वो वकीलों का सहारा लेते हैं करप्शन में? सर ऐसा अभी तक मेरे सामने कुछ आया नहीं है कि जजेस लोग वकीलों का सहारा लेते ठीक हैं। है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब आपने पढ़ाई करी थी, जब आप स्टूडेंट थे, तो आपके दिमाग में ऐसा होता होगा जैसे हमारे भी दिमाग में होता है कि फ़िल्मों में जैसे दिखाया जाता है, तारीख पे तारीख, ये सब चीज़ें है ना, बहुत तेज़ चिल्लाते हैं वकील, जज बहुत तेज़ से चिल्लाते हैं। आपने भी उसी तरीके से सोचा होगा, लेकिन आइडियल अभी रियलिटी में क्या? सर रियलिटी में हम जो मूवीज शो में जो देखते हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग बहुत अलग होती है। जैसे कि मूवीज के अंदर हमको बताया जाता है एक बेंच बनी होती है जहाँ पर कोई भी पब्लिक आ जाती है, वहाँ बैठ जाती है, प्रोसीडिंग चलती रहती है कि इसके अंदर उसको खड़ा कर रखा, उसमें विटनेस को खड़ा कर रखा, जज वहाँ होते, दलीलें पेश होती है, आपस में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं एडवोकेट्स। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में बेंच होती है, उसमें हर एडवोकेट जा सकता है, और जो एडवोकेट जिस केस से रिलेटेड होते हैं, हाँ, आवाज़ उनको उसी तरीके से लगाई जाती है, जिस केस से रिलेटेड एडवोकेट होते हैं, वो जाते हैं जज के सामने अपनी जो भी कॉन्सेप्ट है वो रखते हैं। दलील भी अगर उनको पेश करनी होती तो सिर्फ जज के सामने पेश करनी होती, वहाँ पब्लिक नहीं बैठती ऐसे, क्योंकि रियल लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मैं वहाँ जाके अपनी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो वो देख सके। तनीषा मैम, कोर्ट रूम के बाहर की जो दुनिया है या फिर आपके इस फील्ड के बाहर की दुनिया में है, वो कैसी है तनीषा उसमें? सर ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, क्योंकि जब लोग हमें ऐसे कह के बुलाते हैं वकील साहब जा रहे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, हमारी भी लाइफ वैसी ही जैसी एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ होती है। हमें कोई एलिगेशंस नहीं होता, हमारे ऊपर कुछ भी बाउंडेशंस नहीं होती। हम हमारी एक फ्री लाइफ एंजॉय करते हैं। लोगों को लगता है अरे वकील है, अरे वकील है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी नॉर्मल पर्सन ही हैं, हम भी एक नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो जो हमारी कोर्ट की लाइफ है ना, वही हम कोर्ट की लाइफ से बाहर निकालने के बाद जो पब्लिक की, नॉर्मल पब्लिक की लाइफ होती है, हमारी लाइफ भी वही है। बट ऐसा लगता है हमें कि आपकी लाइफ में बहुत परेशानी रहती होगी, ट्रॉमा रहते होंगे कि डेली कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने, और कभी-कभी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत परेशान। नहीं सर, होता है ऐसा हमारे साथ, क्योंकि एक एक पर्सन होता है, वो अपनी सारी टेंशन हमें दे के जाता है एग्ज़ैक्टली। कि ये मेरी प्रॉब्लम आज से आपकी हुई है ताकि हम फ्रीली घूम सके। तो उसकी टेंशन हमें रहती है, लेकिन हम उसको पूरा वो नहीं करते। हम सिर्फ इतना ही रखते कि हम कोर्ट में जाते हैं, तब उससे पहले हम उसकी प्रोसीडिंग करके जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन करके जाते हैं कि ताकि उससे ये हो सके कि हम उसकी जो प्रॉब्लम है वो हम सॉर्ट आउट कर सके। लेकिन जो हमारा कोर्ट का जो होता है वो पर्सनल से बिल्कुल अलग होता है। ठीक। हम हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रख के चलते हैं। और वो रखनी भी चाहिए। बिल्कुल सर। कई लोग आपसे ऐसे सवाल करते हैं कि जो रेपिस्ट हैं या बाकी ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल हैं, आप उनका केस क्यों लड़ते हो? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, हम उनका केस इसलिए लड़ते क्योंकि वो हमें बताते कि हमने गलती करी, लेकिन उसकी सज़ा हमारी फैमिली को क्यों मिले? हमने हमने हम मानते हैं कि हमने गलती करी है, उसकी सज़ा हमको मिलनी चाहिए ना, साथ-साथ हमारी फैमिली को क्यों मिलती है? तो इस वजह से हम उनकी फैमिली के लिए उनका केस लड़ते। हम पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए नहीं लड़ते कि नहीं हाँ, इसने गलत किया फिर भी हम इसका साथ दे दें। उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं, उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी पूरी फैमिली होती है। एक पर्सन की वजह से उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती। तो हम उसको ध्यान में नहीं रखते कि उसने हाँ, ठीक है उसने गलत किया, हमें भी पता है, हम जानते कि इसने गलत किया, लेकिन उसकी सज़ा उसकी पूरी फैमिली को मिले ये तो न्याय नहीं है ना। एडवोकेट की अगर हम बात करें, मोस्टली जो एडवोकेट्स हैं राजस्थान में, क्या कुछ डिफरेंस है दिल्ली के जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेसी कर रहे हैं या फिर बाकी जगह पे जो कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एडवोकेट की लाइफ तो वही होती है, सारे एडवोकेट सेम पर्पस के लिए ही लड़ते। बस इसमें क्राइटेरिया डिसाइडेड हो जाता है कि कोई क्रिमिनल के लिए लड़ता है, कोई सिविल के लिए लड़ता है, कोई विक्टिम के लिए लगता है, कोई किसके लिए लड़ता है, सबका अलग-अलग होता है, कोई एमएससीडी के लिए लड़ता है, कोई चेक बाउंसिंग के लिए लड़ एग्जैक्टली। राइट। ऐसी कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की आपके दिमाग में याद हो जो आपको लगता है कि इस देश के लिए सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट जजमेंट रहे? ऐसे कोई जजमेंट आपके दिमाग में है जिसने देश का इतिहास पलट दिया हो? सर अभी आया था ना एक जजमेंट, जिसमें कि एक निर्भया हत्याकांड का जजमेंट था, वो भी बेस्ट था। ठीक है, उसके बाद अभी जो ये बीएनएसएस, बीएसए और वीएनएस एविडेंस एक्ट, जो ये तीनों एक्ट बने हैं, इनके ऊपर भी प्रोसीडिंग आई थी, उसमें भी जजमेंट बदला। एक अभी लेटेस्ट हम लॉज के लिए जुडिशरी में जजमेंट आया था कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस कंपल्सरी हो गई है। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये है कि नहीं ये सही नहीं है, और कुछ का कहना है कि ये सही है। जैसा मेरा माना जाए तो ये बेस्ट है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इंटर्नशिप करते हो और इंटर्नशिप के बाद आप डायरेक्ट ही जज की पोस्ट के लिए अगर लड़ रहे हो, लेकिन आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग ही नहीं पता है, तो आप वहां जाकर करोगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि हम 3 साल में, जैसे मोस्ट ऑफ गर्ल्स जो होती है कि 3 साल में उनके लिए डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, कि इतने टाइम तक घर वाले वेट नहीं करते, जैसे 3 साल के बाद पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो ब्रेक कर जाए, तो उस वजह से भी लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है। बट मेरा मानना है कि ये सही है। इसमें जो लोग जैसे जिसने एलएलबी क्लियर कराई है, वो भी एलएलबी का है, वो भी जज का एग्जाम दे रहा है, बेचारे जो इतने सालों से मेहनत कर रहा, उनका कंपटीशन और बढ़ जाता है। तो उस वजह से कुछ हद तक ये चीजें सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। अगर मेरे नजरिए से देखें तो 3 साल की प्रैक्टिस सही है। सही है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, इस देश के मुख्य न्यायाधीश पर, एक एडवोकेट ने, एक लॉयर ने जूता फेंका। ये पूरा देश इस चीज़ से शर्मिंदा हुआ है। लेकिन आप क्या कहीं न कहीं नहीं मानते कि धर्म की राजनीति इतनी ऊपर आ गई है कि एडवोकेट तक भी इसके नहीं बच पा रहे हैं? हाँ, ये बात फैक्ट है कि धर्म की राजनीति बहुत ऊपर आ गई है, जिसमें कि कोई भी नहीं बच पा रहा है, एडवोकेट्स छोड़ो जज भी। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस समय जो भी प्रोसीडिंग रही थी, उसमें एडवोकेट को
हालांकि जज के ऊपर जूता नहीं फेंकना चाहिए था, ये उसने गलत किया है। आपको अगर कोई इश्यू भी था तो आप बात करती, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग इसलिए लगाई जाती कि वहाँ आपको बोलने का मौका मिलता है। आपको किसी की रेपुटेशन को हाई हाई करने का वो नहीं मिलता है कि आप किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाए, कि उससे उसकी रेपुटेशन इम्पैक्ट हो। आज उसने जूता मारा है तो ऑब्वियसली जज की रेपुटेशन कहीं न कहीं डैमेज हुई है। कहीं न कहीं डैमेज हुई है, लोगों ने उस पे क्वेश्चन्स मार्क भी लगाए हैं। तो उसमें मेरा यही कहना है कि ये वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कोर्ट रूम ही एक ऐसा रूम होता है जहाँ आपको बोलने का, खुलकर बोलने का मौका मिलता है। जहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों दोनों बैठे होते हैं। तो तनीषा मैम एक रैपिड फायर करते हैं। मैं कुछ आपसे सवाल करूंगा, कम से कम शब्दों में उनका जवाब दीजिएगा। जी सर। तैयार हैं? जी ठीक है। चाय या कॉफी? कॉफी। कॉफी, ठीक है। बुक्स क्या नेटफ्लिक्स? बुक। ठीक है। कोई ऐसी किताब जो जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? बिल्कुल, लॉस की बुक्स। लॉस से रिगार्डिंग जो बुक्स है। कोई मूवी जो आपने हाल फिलहाल में देखी हो? हाल फिलहाल में हम्म, कोई मूवी नहीं देखी है? मूवी नहीं देखते हैं? सर, मुझे मूवीज का बहुत शौक है। जी, अभी रिसेंटली टाइम नहीं मिलता रहा है। एग्जैक्टली टाइम, ठीक है। पहली बार किस जज ने आपको नर्वस किया? कुछ हेलो, आप कभी नर्वस ही नहीं हो? नहीं। वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है। कोई फेवरेट जज आपके रहे हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा हो या फिर आपको अच्छे लगे हों? जी सर। ओके, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसने आपको जुडिशरी में आने के लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? बिल्कुल, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंड था। उसने मुझे इंस्पायर किया था कि तेरे में वो काबिलियत है, तू बन सकती है। वेरी गुड। कभी कोर्ट रूम में या कोर्ट में अगर हम बात करें, क्लाइंट के साथ झगड़ा हुआ नो। पैसों को लेके? नो। वेरी गुड, ठीक है। बिग विन या बिग लर्निंग? बिग लर्निंग। बिग लर्निंग, ठीक है। लॉ स्कूल की जब भी आपने 5 साल आई थिंक दिए होंगे, 5 साल 3 इयर्स देने के बाद कोई ऐसी मेमोरी स्कूल लॉ स्कूल की आपकी जो अभी तक याद रहती है? डीएनए से झगड़ा। वेरी नाइस, ठीक है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है, क्या करेंगे आप? सर, फर्स्ट स्टॉप बस में करप्शन खत्म करूंगी। और ये शायद आप चाहते भी हैं, इसीलिए आप इस फील्ड में आना चाह रही हैं, ठीक है। एक दिन का लॉ लॉ मिनिस्टर अगर आपको बनाया जाए, अगर आपको एक दिन का लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है, तो किस कानून को चेंज करेंगे आप? रैपिस्ट के अगेंस्ट। ठीक है। और थोड़ी हार्श पनिशमेंट आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो रैपिस्ट होते हैं ना, हम्म। इनको फर्स्ट ऑफ चांस मिलना चाहिए कि वो लाइफ में चेंजेस लाए। ओके। ठीक है, कि एक मौका तो आई थिंक दुनिया में सबको मिलता है, भगवान भी देते हैं ना। तो मेरा रैपिस्ट के ये है कि प्लीज आप अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे इतना कंट्रोल रखिए कि बेचारी सामने वाले की लाइफ खराब। ओके। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि रैपिस्ट के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए कि जिससे कि उसकी फैमिली हार्म नहीं हो, लेकिन उसको उसके किए की सजा मिल जाए, उसके किए की सजा क्या होगी? जैसे लाइफ। या फिर मौत? मौत। ठीक। तनिषा मैम, कोई वियर्डेस्ट सा केस आपकी दिमाग में, आपके जहन में हो? बिल्कुल, मेरे पास एक पॉक्सो एक्ट का केस आया था। जी। तो वो बहुत अनकॉन्शियस था, वो मगर उसकी स्ट्रेटेजी समझ पाना ही अलग था कि उसको समझे कैसे, कि मतलब शादी, मतलब क्या बताऊँ मैं, कि शादी हो गई है, फिर शादी होने के बाद उसके मामा की लड़की के साथ अफेयर, अफेयर के बाद वो किसी और लड़की के साथ चली जाती है। मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि उसमें स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही थी, एक्चुअल में उस लड़की के माइंड में क्या था। हम्म। व्हाट इज द ड्रीम ऑफ योर लाइफ? ऑब्वियसली जज। मिस्टर जज, ठीक है। एक मैसेज अगर आप देना चाहें स्टूडेंट्स को, या जो भी आने वाले टाइम में वकील बनने जा रहे हैं, जज बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो भी गोल हो, चाहे आप जज बनो, चाहे आप एडवोकेसी करो, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, अपना गोल क्लियर रखिए, अपना माइंड सेट रखिए कि मुझे यही करना है। आप अपना माइंड डाइवर्ट मत करिए। से- अगर आपको जो भी बनना है, जो भी करना है, उसके लिए सिर्फ आप अपना माइंड सेट रखिए कि मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। जैसे मेरा ड्रीम है कि मुझे जज ही बनना है, तो मैंने माइंड में कभी ये थॉट नहीं रखा कि नहीं यार, मैं उस फील्ड में चली जाऊं तो मुझे वहाँ अच्छा पैसा मिलेगा, या मैं उस फील्ड में चली जाऊं तो वहाँ मुझे अच्छी रेपुटेशन मिलेगी। नहीं, मुझे यही है कि मुझे जज बनना है और मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी
आने वाले टाइम में, क्योंकि मेरे पापा बोलते बच्चे देश की धरोहर होती है। एग्जैक्टली। एडवोकेट तनीषा विजयवर्गीय को इतिहास कैसे याद रखेगा? मुझे इतिहास कैसे याद रखेगा? मुझे इतिहास सिर्फ़ इसी वजह से याद रखे क्योंकि मेरे पापा ने सिर्फ़ एक ही लाइन बोली है कि देश की जो धरोहर होती है वो बच्चे होते, और मुझे याद रखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ आप अपने भविष्य पे, अपने फ्यूचर पे, आपका जो गोल है, उस पे कॉन्सेप्ट रखिए, आप उस पे क्लियर रहिए ताकि फ्यूचर में कभी आपको ये वर्ड भी याद आ जाए ना कि किसी मैम ने ये लाइन बोली थी कि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते। एडवोकेट तनीषा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड आई बिलीव कि आपने जो ज़िंदगी में ड्रीम देखा है वो बहुत जल्द पूरा हो। थैंक यू सो मच सर। एंड दिस वाज़ अ पॉडकास्ट। मैम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी रिगार्डिंग जुडिशरी, मैम की पर्सनल लाइफ और क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या-क्या चेंजेस आने होंगे। हम दोबारा मैम के साथ बैठेंगे, बात करेंगे पॉडकास्ट पे फिर किसी और टॉपिक पे। दिस वाज़ द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अभी तक अपना इतना प्यार देने के लिए एंड मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।